हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है इसका मतलब क्या है। तो देखो, ये जो आपको आपका पेट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज होती है, जो साइंटिफिक नेम है इसका नाम है गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक। और ये क्या होगी आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है। ये तो है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी ऐसे एजेंट जो कि गैस्ट्रिक और आपके इंटेस्टाइन पे वर्क करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हमारे हो गए, जैसे एंटासिड हो गए, एसिडिफाइंग एजेंट हो गए, एडसॉर्बेंट प्रोडक्टिव हो गए और कैथार्टिक्स हो गए। ये क्या है हमारे कुछ क्या है, जीआई एजेंट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हैं। देखिए ये एक आदमी है, इसको क्या हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की समस्या हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन समस्या हो रही है। देखिए जब भी कभी आप अपने घर में देखिए जो कोई किसी की गैस बनती हो तो वो कहता है यार मेरी गैस बन रही है और गैस बनते बनते ऐसा हो गया है मेरी छाती में भी जलन होने लग गई है। तो उसकी मतलब गैस से ऐसा होता है उसके छाती तक के अंदर क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। आई होप आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का मतलब समझ गए होंगे। अब हम इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से लिखेंगे। मेक श्योर आप इन सब चीज़ों को लिखिएगा। देखो हमारा क्या टॉपिक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो का मैंने आपको बताया क्या पेट से है, इंटेस्टाइन का मतलब क्या है जो हमारी आते हैं उससे हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ऐसे एजेंट या फिर हम कह सकते हैं इसको ड्रग्स या फिर ये मेडिसिन्स जो स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डाइजेस्टिव इशू इनको जो ट्रीट करते हैं उनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी पेपर में लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आर दोज एजेंट विच क्योर और ट्रीट द इंटेस्टाइन और स्टोमक प्रॉब्लम लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड अदर डाइजेस्टिव इशूज़। क्या आप इस हिंदी लैंग्वेज से चीज़ समझ पा रहे हैं, क्या आप बना पाएंगे इस लैंग्वेज को। अगर आप बना पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना नहीं बना पा रहे हैं तो आप 2-3 बार इसको चीज़ को समझेंगे तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में कभी कभी गैस हो जाती है। देखो ये तो आपका हो गया स्टोमक, ठीक है। स्टोमक, अब भाई साहब किसी ने ये खाया है ये खाना, उसके स्टोमक में क्या पड़ा है, फूड पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, इसके अंदर इस खाने को पचाने के लिए HCl होता है, ठीक है। क्या होता है, ये क्या है, HCl। इस खाने को पचाने के लिए क्या है, ये क्या है, खाने को पचाने के लिए क्या है, HCl है। ये क्या है, HCl है। अगर मान लीजिए HCl है, HCl क्यों है, HCl रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड, टू DIGEST डाइजेस्ट द फूड। इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए अगर ये HCl जितना रिक्वायर्ड है उससे यदि ये ज़्यादा बन जाए तो समस्या, अगर उससे ये कम बने तो भी समस्या। अगर ये ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, हमें गैस बनेगी, तो उसके अंदर हम इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या देंगे, हम इसको बेच देंगे। HCl तो आपको पता है ना एसिड है, ठीक है। HCl एसिड है तो इस ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या देंगे, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेच देंगे। अगर ये कम बनना है तो हम चाहते हैं थोड़ा सा और बने तो हम इसको क्या देते हैं, इसको हम देते हैं एसिड देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ये देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंटासिड्स। और बेस में होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। क्या आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो पाई, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जो हमारे GI एजेंट थे, जैसे कैसे कौन थे, एसिडिफाइंग एजेंट, कैथार्टिक्स, एंटासिड, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटासिड के बारे में। एंटासिड, अब आप जानते हैं एंटासिड क्यों देते हैं। एंटासिड हम इसलिए देते हैं
ताकि जो स्टमक के अंदर एक्सेस अमाउंट में जो एसिड बन रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। देखो ये स्टमक हो गया, ये आपका खाना हो गया, ये आपका क्या हो गया, खाना हो गया, और ये क्या है, HCl है। अगर ये HCl ज़्यादा बनता है, यदि ये HCl क्या बनता है, ज़्यादा बनता है, तो इसको हमको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या, ये तो आ गया आपका फूड, ये HCl जो कि क्या हो रहा है, ज़्यादा बनना है, यानी अब हमको इसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछे कोई एंटासिड की परिभाषा क्या है, तो होती है द सब्सटेंस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द excess amount of acid in our stomach is called एंटासिड। ठीक है, एंटासिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पेट के अंदर भरे हुए HCl को कम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, अब जो ये एंटासिड है इनकी क्या होती है, कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इनकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं हो कि एब्जॉर्ब हो जाए पेट के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए, यानी ये नॉन एब्जॉर्बेबल होने चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल होने चाहिए, और ये कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉज करें, नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन। पैलेटेबल एंड इनएक्सपेंसिव। पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसा नहीं हो हम इनको खा ही नहीं पा रहे, इतना घटिया वो इनका टेस्ट थोड़ा सा ऐसा हो, कम से कम इसको हम कंज्यूम कर सकें, यानी ये कैसे होने चाहिए, पैलेटेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ठीक है, जल्दी से हम क्या करें, एक्ट करें, और क्या हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी एक्ट रैपिडली एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन नहीं, यानी ये इंटरफेयर नहीं करें विद फूड जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी शुड नॉट इंटरफेयर विद फूड एब्जॉर्प्शन। एक बार मैं फिर बताता हूँ एंटासिड क्या होते हैं। देखिए, अगर पेट में जब ज़्यादा HCl बनता है तो उसके कारण क्या होता है, हमको सही नहीं लगता है, पेट में गैस बनती है, पेट में गैस वगैरह बनेगी, तो उसके लिए जो उस एसिड को जो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड एक टाइप के बेसिस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये जो होनी चाहिए ये एब्सॉर्ब नहीं हो, यानी हमने एंटासिड तो लिया, ऐसा नहीं हो कि खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, खाने के साथ ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमने एंटासिड ले लिया तो हमारी जो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ठीक है, ये पैलेटेबल होने चाहिए और इनएक्सपेंसिव होने चाहिए, यानी ये मतलब इनको ऐसा तो टेस्ट, तो कम से कम इनको हम कंज्यूम कर सकें, और ये ज़्यादा महंगी नहीं हो, क्योंकि गैस की समस्या तो जनरली बहुत सारे लोगों को होती है। ठीक है, अगर ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो आप भी जानते हैं सारे लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हम इसको कंज्यूम करें तो ये अपना काम तुरंत शुरू कर दें और लॉन्ग लास्टिंग रहें, और ये इंटरफेयर नहीं करें फूड एब्जॉर्प्शन में। मान लीजिए हमने कुछ तो खाया, मान लीजिए आपने टिकिया खा के अभी गैस बन गई, ऐसा नहीं हो टिकिया एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, और टिकिया एब्जॉर्ब नहीं हो रही क्योंकि एंटासिड पड़ा है, यानी इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द फूड एब्जॉर्प्शन, यानी फूड एब्जॉर्प्शन में इसका कोई दखलंदाजी नहीं हो। अगर हम बात करें इनके एंटासिड के यूजेस की, तो देखो इसके यूजेस जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें से कि आप जानते हैं एक हाइपर एसिडिटी है। देखिए, अब एक चीज़ बताइए, अगर ये आपका स्टोमक है, ठीक है, ये आपका स्टोमक है, इसके अंदर HCl के अमाउंट बढ़ गया। HCl क्या है, एसिड है। यदि इसका अमाउंट बढ़ गया तो ये क्या होगा, जो एसिड होता है ये दूसरी चीज़ों को जलाने लग जाएगा। ठीक है, यानी अल्सर क्रिएट करेगा। ठीक है, और अल्सर कहाँ करेगा, ये इंटेस्टाइन में तो करेगा, और ये जो स्टमक में तो करेगा ही, उसके साथ ये जो आपकी जो क्या है इंटेस्टाइन है, जो आपकी ये इंटेस्टाइन है यहाँ पर भी क्या करेगा, अल्सर करेगा, ये अल्सर करेगा। तो अगर मैं इसके यूजेस लिखें,
तो वो क्या हो जाएंगे, इट इज़ यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। समझ पा रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, हाइपर एसिडिटी। देखो हाइपर एसिडिटी तो आपको क्लियर ही होगा, अब आपके दिमाग में आएगा गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर क्यों हो रहे हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि HCl का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब HCl का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो इंटेस्टाइन और जो स्टोमक है उसमें वो क्या करेगा, वो छाले बना देगा, अल्सर कर देगा, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशंस की, हमको एंटासिड लेते समय कुछ प्रिकॉशंस भी याद रखने, ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे हम बात करें प्रिकॉशंस, ऐसे नहीं है कि मतलब आपकी दुकान पे या आप फार्मासिस्ट बनेंगे, आपके पास कोई आया, आपने उसने कहा कि सर मेरी गैस हो रही है, आपने खटाक से पत्ता काट के उसको दे दिया, नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे एंटासिड जिनके अंदर सोडियम है तो उनको हमें कार्डिक पेशेंट को नहीं देना है। ऐसे एंटासिड जिनके अंदर मैग्नीशियम है उनको हमें रीनल पेशेंट को नहीं देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटासिड containing sodium, avoid in cardiac patient, और अगर एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम है तो अवॉइड इन रीनल डिजीज पेशेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एंटासिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। जो एंटासिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। जो ये हमारे पेन करेक्शन कर लूँ मैं, हाँ, जो हमारे ये जो एंटासिड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सिस्टमेटिक एंटासिड, एक जो दूसरे होते हैं वो होते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड। एक का मतलब एंटासिड है, आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सिस्टमिक एंटासिड क्या होते हैं? सिस्टमिक एंटासिड को अगर मैं आपको, देखो मैं बता तो दोनों रहा हूँ, लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को याद रखिएगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो उसका उल्टा होगा। तो मैंने तो भाई इसको याद रख रखा है, तो आप भी इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सिस्टमिक एंटासिड का मतलब क्या है? यानी सिस्टम में घुस जाते हैं एंड पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं। क्या है? सिस्टम में घुस जाते हैं एंड पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखनी है, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताई है, यानी ठीक है। तो देखो ये आपकी क्या होगी, इंटेस्टाइन हो गई, ये क्या होगी आपकी इंटेस्टाइन हो गई। अब आपने क्या लिया इसमें, आपने एंटासिड लिया और ये आपका इंटेस्टाइन के इधर उधर क्या है, आपका ब्लड है, ये क्या है, ब्लड वगैरह है, ये क्या है, ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है, और ये आपने लिया एंटासिड, ये क्या लिया आपने, एंटासिड लिया। तो अब ये क्या होते हैं, ये वाले जो एंटासिड होते हैं ये तो आपने कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम होने के बाद ये क्या होते हैं, ये हमारे सिस्टम के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं। क्या करते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं। यानी अगर ठीक है, अब ब्लड के अंदर आ गए तो ये क्या करेंगे, ये एल्कलोसिस कर देंगे। अगर इनको ज़्यादा ले लिया जाए, अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे एल्कलोसिस। अब आप कहोगे कि यार ये है क्या एल्कलोसिस सिस्टम के अंदर कैसे चलेगा? तो देखो बात इतनी सी है, जो ये सिस्टमिक और नॉन, देखो एंटासिड में दो टाइप पड़े, सिस्टमिक नॉन सिस्टमेटिक। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक एंटासिड क्या होते हैं, जो सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, यानी हमारे इंटेस्टाइन से पार होकर ये हमारे इस ब्लड के अंदर आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। और नॉन सिस्टमेटिक में क्या होगा, इंटेस्टाइन से, ये जो इंटेस्टाइन है हमारी, जो क्या ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये इधर से ब्लड में नहीं आएंगे, ठीक है, ये अपना काम करके यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है।
तो इसमें लिख सकता हूँ मैं नॉन सिस्टमेटिक में, दीज आर दोज एंटासिड्स which does not absorb, which does not absorb in blood and give local action. ये एंटासिड ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, और लोकल एक्शन देते हैं। लोकल एक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पर समस्या है वहीं पे ये प्रोग्राम सेट करेंगे अपना, ठीक है। इसके एग्जांपल भी आगे लिखेंगे, इसके एग्जांपल लिखेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लिया। दीज आर दोज एंटासिड, दीज आर दोज antacids which absorb in blood circulation and can cause metallic alkalosis। ये क्या हो गया, इसके कुछ, ये हमने बात की सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एग्जांपल के बारे में, इसकी सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड के बारे में। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नॉन सिस्टमेटिक का क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम स्ट्रेट, सोडियम सिट्रेट। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं इसको हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और सिस्टमेटिक में हमने क्या लिख लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया था। जो जैसे सोडियम, ऐसे एंटासिड जिनमें सोडियम होता है उनको कार्डियक पेशेंट को नहीं देना है। ऐसे एंटासिड जिनमें मैग्नीशियम होता है उनको हमको रीनल डिजीज पेशेंट में नहीं देना है। कौन से एजेंट के बारे में अब हम बात करेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में। एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में, यानी जैसे कि आपको इसके नाम से पता पड़ रहा है, एसिडिफाइंग यानी ये एसिड को इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए हम पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर मस्त खाना पड़ा हो गया, ठीक है। अब इस खाने को पचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, HCl की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम HCl बना देते हैं। ये क्या हो गया, HCl हो गया। क्या हो गया, HCl हो गया। तो अगर ये क्या हो गया, HCl हो गया, ये आपका स्टमक, ये इसमें HCl की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, टू डाइजेस्ट फूड। अगर मान लीजिए HCl में क्या हो गई, कमी आ गई, तो ठीक है, अगर HCl में कमी आ गई तो क्या होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो खाना क्या नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी दीज आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, यानी लिख सकते हैं एसिडिफाइंग एजेंट आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एक्टिविटी। एसिडिफाइंग एजेंट आर used to increase the gastric acidity, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया डाइल्यूट HCl। क्या हो गया, डाइल्यूट HCl इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसकी स्टोरेज कंडीशन देखो, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, स्टोरेज कंडीशन CONDT लिख रहा हूँ, ठीक है, CONDIT मैंने आप लिख लेना। तो इसको हम गिलास कंटेनर के अंदर रखते हैं, यानी देखो एक ऐसी बोतल सी आती है, इसका ढक्कन हो गया, ये इसकी लेबल हो गई, इस पर लिखा रहता है ये, ठीक है।
यानी ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डाइल्यूट HCl। यूजेस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के यूजेस के बारे में बात करते हैं। ट्रीट एक्लोरहाइड्रिया, किल बैक्टीरिया, present in ingested food and ड्रिंक्स। ठीक है, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या हो गए? इसके काम हो गए। एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव्स, ये हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ पे ई लगा हुआ है ना, एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव के बारे में। तो इसके बारे में हम पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी डायग्राम की हेल्प से इसको हम पढ़ेंगे। कैसे? देखो, ये हमारी हो गई इंटेस्टाइन। ये क्या हो गई? हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी इंटेस्टाइन। और ये भाई साहब हैं, ये इनकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, सॉरी बहन जी हैं ये क्या है? इनकी इंटेस्टाइन है। और ये बाहर गोलगप्पे खा के आई हैं। ठीक है, अब ये जो इंटेस्टाइन होती है, इसके ऊपर होती है एक म्यूकस की मेम्ब्रेन। क्या होती है? म्यूकस की मेम्ब्रेन। ये बहन जी क्या है? वाट के खा के आई हैं। ठीक है, और ये क्या है? इंटेस्टाइन पे म्यूकस की मेम्ब्रेन। तो इनको टिकिया के संग फ्री क्या मिले हैं? कुछ बैक्टीरिया। गंदा संदा होता ही है वो बाहर जो खाते हैं हम। ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे। ये क्या रिलीज़ करेंगे? टॉक्सिन्स। यानी ये क्या? टॉक्सिन्स निकालेंगे। ठीक है, और इनकी क्या है? अंदर अब गैस भी बनना चालू हो गई है। ये क्या है? गैस के गोले बन रहे हैं इनके अंदर। तो ये क्या है? इनके अंदर गैस बन रही है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट क्या होंगे? ये ऐसे ड्रग या केमिकल्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स या केमिकल होते हैं जो कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन, गैसेस को क्या करते हैं? एड्सॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एड्सॉर्ब। एब्सॉर्ब नहीं बोल रहा हूँ, एड्सॉर्ब बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, ये आपकी कोई चीज़ है और ये कोई चीज़ है। यदि ये इसके अंदर तक चले, यानी बाहर की सराउंडिंग ये चीज़ जब अंदर तक चली जाए तो उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्ब। यदि वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एडसॉर्ब। ठीक है, इसी केस में ये हो रहा है। ये ड्रग क्या करेंगी? ठीक है, ये ड्रग क्या करती हैं? ये एडसॉर्ब कर लेती हैं गैसेस, टॉक्सिन, बैक्टीरिया को, और प्रोटेक्टिव कोट बना देती हैं किसके? म्यूकस मेम्ब्रेन के अराउंड। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कोट भी बनाती हैं ऊपर से। ये प्रोटेक्टिव कोट भी बना देती हैं ऊपर से इधर। यानी अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, द ड्रग्स एड्सॉर्ब गैसेस, टॉक्सिन, बैक्टीरिया। ठीक है, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GI ट्रैक्ट। ये GI ट्रैक्ट था। ठीक है, GI ट्रैक्ट मान लो इसे, है ना। GI ट्रैक्ट तो पूरा है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके ऊपर इसने म्यूकस की मेम्ब्रेन बना दी है। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये जो बैक्टीरिया थे, टॉक्सिन से, गैसेस थी, इनको क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया।
अगर हम बात करें इनके MO यानी मेथड ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये कैसे काम करती हैं। ये एब्जॉर्ब करती हैं गैसेस पॉइजन हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और बाद में ये क्या करती है, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा पे क्या करती हैं, एक इट ऑल्सो फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड एक्ट एज मैकेनिकल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्सॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये बाहर की सराउंडिंग में कुछ मटेरियल मसाला पड़ा हुआ है, ऐसे ही है इसके बाहर की सराउंडिंग में कुछ मटेरियल मसाला पड़ा हुआ है। यदि ये इसके अंदर चला जाए तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यदि ये मटेरियल मसाला इसकी सरफेस पे, केवल इसकी सरफेस पे ही एक्यूमुलेट हो, इसकी सरफेस पे ही एक्यूमुलेट हो, तो इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। यानी ये एक एड्सॉर्प्शन क्या, एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्सॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन के अंदर। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। हमारा जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम जो ये टॉपिक है हमारा, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखो ये हो गई हम इंटेस्टाइन, ये क्या हो गई इंटेस्टाइन। अब मान लीजिए कोई आदमी है बाहर से कुछ अनाव शनाव खा के आया है, ठीक है। इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन पे ये हो गई इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एक और एक बना देता हूँ मैं, ये है इंटेस्टाइन। कॉपी जाता है कैसे यार इसमें, देखो और को देखता हूँ, ये इंटेस्टाइन कॉपी पेस्ट, हाँ यार हो गया सही है। ये इंटेस्टाइन, ये काम सही हो गया, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब ये क्या है, ये आपकी एक दोस्त है, ये महिला मित्र आपकी, इसके बाल, ये बाहर से टिक्की बल्ले खा के आई है, तो इसको मिले उसके साथ फ्री कुछ बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे। इनने क्या किया, टॉक्सिन्स रिलीज़ किए, टॉक्सिन्स निकले और गैसेस बनेंगी इसके अंदर, यानी टोटली इसका पेट ख़राब हो गया है। ये क्या है, गैसेस बनी। तो यार आप ठहरे फार्मासिस्ट, आपने दी इसको दवाइयाँ, आपने क्या इसको दी दवाइयाँ और थोड़ी सी डांट लगाई कि यार ऐसी चीज़ मत खाया करो जिससे तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, गैसेस वगैरह बने। तो हुआ क्या, आपने दवाई दी, तो एक तो इस दवाई ने क्या किया, ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी और इन सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को क्या कर लिया, इस दवाई ने एब्सॉर्ब कर लिया। आप समझ में आई आपको, मैंने पहले आप इसके बारे में क्यों बताया, एब्सॉर्ब यानी इसने सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट कर दिया और इसको ओके टाटा बाय बाय सी यू लाला इसका कर दिया, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं दीज ड्रग्स एब्सॉर्ब gases, toxin, bacteria. They form protective coating on mucous membrane of GI ट्रैक्ट। ये आपका जीआई ट्रैक्ट है, इस पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे और जो ये गैस, टॉक्सिन, बैक्टीरिया है, इनको ये एब्सॉर्ब करके इनको बाहर भगा देगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, MOA पूरा आप अपनी पुस्तक या कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये क्या करती है, एड्सॉर्बेंट एक्ट बाय एड्सॉर्बिंग गैसेस, पॉइजन, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। जैसा कि आपने देखा इस डायग्राम में क्या देखा, जो ये ड्रग थी इसने बैक्टीरिया को एड्सॉर्ब किया, टॉक्सिन्स को ऐड किया और गैसेस को इसने एड्सॉर्ब किया। तो हम लिख सकते हैं
एडसॉर्बेंट act by absorbing gases, poison, bacteria and bacterial toxins। ठीक है। अच्छा, और क्या काम किया इसने? एक दूसरा काम इसने ये किया, जो इसके जो हमारी जीआई मेम्ब्रेन है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उस पर एक एक्स्ट्रा म्यूकस मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, तो लिख सकते हैं दे ऑल्सो फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन intestinal mucosa and act as मैकेनिकल बैरियर। ठीक है। कुछ एग्जांपल, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो वो क्या हो जाएंगे? बिस्मथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड क्ले, एक्टिवेटेड चारकोल। बिस्मथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड चारकोल, और क्या इसका एक्टिवेटेड क्ले। ये क्या हो गए? इससे कुछ एग्जांपल हो गए। बिस्मथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड क्ले। ये हमने इसका मेथड ऑफ एक्शन पढ़ा, जो कि ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया था। यदि आप इस डायग्राम को याद रखते हैं तो ये नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं ये आप आसानी से अपने आप लिख पाएंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि हमको कैथार्टिक्स समझने में आसानी देगा। तो देखिए होता क्या है। ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या हो गई? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। अब होता क्या है, एक कैथार्टिक्स ऐसी ड्रग या दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन पे वर्क करेंगी। इतना भी आप याद मत रखिए, आप इतना याद रखिए, कैथार्टिक्स ऐसी ड्रग होंगी जो हमको क्या करेंगी, वो हमारी पॉटी लगवा देंगी। पॉटी का मतलब क्या है? 10 टाइप से वो लगवा देती हैं। ठीक है। तो का यूज़ करते हैं? मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसके कॉन्स्टिपेशंस हो गए, यानी उसके जो फीकल मेटल क्या है वो यहाँ पे चौक वगैरह हो गया है, यानी उसको सुबह मोशन पास करने में दिक्कत हो रही है, जैसे इन भाई साहब को हो रही है। ठीक है। वो ऐसे क्या ताकत वगैरह लगा रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने कुछ अनाप शनाप खा लिया है, जिससे क्या हो गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो हम चाहते हैं ऐसा फूड जिसके अंदर फूड पॉइजनिंग को हम उसको जल्दी बॉडी से बाहर निकाल दें, या फिर किसी ने कुछ एक ऐसी अननेसेसरी ड्रग ले ली है जो कि वो उसकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो हम कैथार्टिक्स को देते हैं, ताकि ये क्या करती हैं, इसको जल्दी से क्लीन करके इन सब चीज़ों को एनएस के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। तो कैथार्टिक्स ऐसी ड्रग होती हैं, पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। यानी कैथार्टिक्स ऐसी ड्रग हैं जो काम आती हैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन, फूड पॉइजनिंग, फूड ड्रग में। यानी ऐसी ड्रग्स हैं जो काम आती हैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन, फूड पॉइजनिंग, और ड्रग पॉइजनिंग में। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखेंगे, कैथार्टिक्स ऐसी ड्रग हैं जो कि काम आती हैं किसमें? सीवियर कॉन्स्टिपेशन में, फूड पॉइजनिंग में, या ड्रग पॉइजनिंग में। ठीक है। यानी मान लीजिए ये आदमी है,
इसकी क्या पॉटी नहीं आ रही है, इसको बहुत ताकत लगा रहा है, इसको देखो हाथ बांधा है कि यार आए आए कितनी ताकत लगा रहा है, मुंह देखो इसका, तो इसको हम कैथार्टिक्स देंगे। ये क्या करेगा, इसके मोशन को पास करने में इसकी हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए कोई बाहर से कुछ ऐसा खाना खाया है जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो सके, यानी उसके ऐसे बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि हार्मफुल टॉक्सिन्स वगैरह बना रहे हैं, तो हम उसको देंगे, जिससे क्या होगा, उसको बार बार जोर से पॉटी लगेगी और सारे के सारे बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने अनवांटेड ड्रग ले ली जो कि नहीं लेनी चाहिए थी, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, वो उसने ले ली, हम चाहते हैं जो वो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होने से पहले उसको बाहर भगा दिया जाए, तो उस केस में भी हम कैथार्टिक्स हम पेशेंट को देते हैं। तो अगर आपको इसकी परिभाषा अगर इंग्लिश में लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, द ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव सीवियर कॉन्स्टिपेशन, फूड पॉइजनिंग, कॉमा ड्रग पॉइजनिंग, ये क्या होती है, कैथार्टिक्स होती हैं। अगर हम बात करें, अब ऐसा नहीं है कैथार्टिक्स को हम कितनी भी देते हैं, तो इसकी क्या है लिमिट होती है, ठीक है, लिमिट होती है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको हमने कैथार्टिक्स दी और उसका ओवरडोज हो गया, तो ओवरडोज से भी समस्या होती है, तो हमको याद रखना है, हमको लिमिट में देनी है। व्हाट इफ़ अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो इसके हमको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे ओवरडोज में कॉज डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप जानते हैं जब आप कैथार्टिक्स देंगे तो उसको दस्ते से पॉटी आएगी। अब जब उसको दस्ते से पॉटी आएगी तो उसका एक तो पानी वगैरह है वो सब बाहर हो जाएगा। अगर पानी वगैरह बाहर होगा तो उसके इलेक्ट्रोलाइट भी इधर उधर होंगे बाहर निकल के, तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और उससे उसको डिहाइड्रेशन भी होने का खतरा रहता है। क्या रहता है उसको, एक तो उसको होगा डिहाइड्रेशन, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अच्छा, ये कैथार्टिक्स होते हैं। इसकी अगर हम यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस तो आपको मैंने बता ही दिए क्या यूजेस है इसके। तो इसके यूजेस क्या हैं, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू रिलीव फूड पॉइजनिंग, टू रिलीव ड्रग पॉइजनिंग। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग के बारे में इसके सिम्टम्स वगैरह दे रखे हैं, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको पता है क्या चीज़ आपको खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं और आपने 12th क्लास कर ही ली है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंसान को जनरली पता होता है। और आपने इस चीज़ को थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको जानकारी ही मिलेगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, ये हो गई हमारी, रुको दोबारा से बनाते हैं, ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इधर भी बनानी है मेरे को। ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब कैथार्टिक्स काम कैसे करता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैथार्टिक्स क्या करता है, ये क्या है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं। अभी क्या करेगा, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो जैसे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, कभी ये ऐसी हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी बार बार, तो जिससे क्या होगा, जो इसके अंदर जो स्टूल वगैरह फंसा हुआ है वो आगे की तरफ क्या करेगा, वो आगे की तरफ निकलेगा, यानी ये स्टूल को पुश करेगी। यानी जो आपका स्टूल है, यानी आपकी जो पॉटी है उसको बाहर निकालेगी। अब जब इसमें मरोड़े चलेंगे, जब एक वो होगी आगे ऐसे होती रहेगी, तो इसमें क्या होगी, क्रैम्पिंग होगी। क्या होगी, क्रैम्पिंग होती है। ठीक है,
और ठीक है, ये एक मेथड होता है इसका। ये क्या हो गया, मेथड 1। ये जो कैथार्टिक्स होते हैं ऐसे काम करते हैं। कुछ कैथार्टिक्स ऐसे होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। वो काम कैसे करते हैं, जैसे ये इसके अंदर ये स्टूल फंसा हुआ है, ठीक है, स्टूल फंसा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये वही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे। यहाँ से क्या आएगा, पानी आएगा। तो ये क्या होगी, अब इस पानी के द्वारा क्या होगा, ये सब बाहर आ जाएगा। जो भी आपका बड़ा हुआ था, जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ था, ये सारा बाहर आ जाएगा पानी के द्वारा, ठीक है। ये मैकेनिज़्म होता है। इन्हीं मैकेनिज़्म के ऊपर कैथार्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो है स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स, एक है सलाइन कैथार्टिक्स, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक कैथार्टिक्स। तो चलिए हम बात करते हैं जो कैथार्टिक्स होते हैं हमारे पास। जो कैथार्टिक्स होते हैं हमारे पास, वी हैव 2 टाइप ऑफ कैथार्टिक्स, दैट इज स्टिमुलेंट। एक होते हैं सलाइन, SALI यानी सलाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक कैथार्टिक। इसमें क्या था, इसमें वही था, इसमें क्या था, हम जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, जो पॉटी वगैरह है, जो स्टूल है, बाहर निकलता है, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है। यानी स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मसल, ठीक है, जिससे क्या होगी, क्रैम्पिंग होंगी और इससे क्या होगा, पुश होगा स्टूल। इससे क्या होगा, पुश होगा स्टूल। इसके एग्जांपल क्या हैं, सेना, ये आपके फार्माकोग्नोसिस पढ़ेंगे ना, उसमें हम इसके बारे में और जानेंगे। एलॉय हो गया, कैस्टर ऑयल, ये क्या हो गया, कुछ एग्जांपल हो गए। अब इसमें क्या होता है, ड्रॉ वाटर इनटू इंटेस्टाइन, यानी ड्रॉ वाटर इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो आपका स्टूल है वो सॉफ्ट होगा और बल्क हो जाएगा, सॉफ्टन एंड बल्क स्टूल, ठीक है। क्रैम्प इसमें भी होंगे, लेकिन क्रैम्प इसमें कम होंगे, लेकिन क्योंकि इसमें पानी भी निकल रहा है तो इसमें डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है। माइल्ड क्रैम्पिंग एंड डिहाइड्रेशन पॉसिबल, ठीक है। इसमें एग्जांपल कैसे हैं, जैसे रोशल सॉल्ट, फिर एक आता है इसमें इप्सम सॉल्ट, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गए, इसके कुछ एग्जांपल हो गए। तो हमने जाना ये कि भाई ये कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कैथार्टिक्स कब दिए जाते हैं, कैथार्टिक्स क्या है। अगर बताएं तो यार ये 10 टाइप होता है, 10 लगवाएंगे। किसको लगवाएंगे, जिसके यार पॉटी जाम हो गई उसको लगवाएंगे, ताकि यार पॉटी मारने के लिए, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो गई, ड्रग पॉइजनिंग हो गई, साइड इफेक्ट बताए थे हमने। ये अगर इसका एक्सेसिव यूज़ वगैरह कर लिया जाए तो इसके डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है। इसका यूजेस देखिए, फिर हमने इसके मैकेनिज्म देखिए, जैसे मैकेनिज्म पहला था जो स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा था, दूसरा था जो कि क्या कर रहा था, सलाइन कैथार्टिक्स का तरह काम कर रहा था। दोनों के बीच में मैंने अंतर लिख दिया। इसको आप चाहें तो एक बार फिर देख लीजिएगा, चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी।